साथियों पिछली परीक्षा की अगर बात करते हैं एसएससी जीडी की, तो पिछली परीक्षाओं पर आधारित है आज की ये क्लास। यानी कि आज की इस वीडियो में साथियों जितने क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, ये सभी के सभी। तो अगर आप अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है ये चेक करना चाहते हैं, तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा अगर पेपर आ जाता है तो कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। आज की कट ऑफ की अगर हम साथियों बात करें कि अगर ऐसा पेपर आ जाता है तो कट ऑफ कितनी जाती है, देखिए हिंदी के मैंने लिए पूरे के पूरे 20 सवाल, इसमें आपको साथियों 15 से 16 सवाल सही करना चाहिए। उसी प्रकार जीके के साथियों और करंट अफेयर के मैंने लिए हैं पूरे के पूरे 20 सवाल, और इसमें जो आपका स्कोर होना चाहिए वो 11 से 12 प्रश्नों का होना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग को हम लोग देखेंगे और मैथ को देखेंगे, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के साथियों इन 40 सवालों में से तकरीबन अगर बात करें 27 के आसपास का स्कोर आप लोग करने की कोशिश करिएगा। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि इतिहास का जानकार को क्या कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो इतिहास से संबंध रखता है, क्या जो इतिहास से संबंध रखता है उसको क्या कहा जाता है? इतिहास से संबंध रखने वाले को साथियों क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक कहा जाता है। अच्छा, प्रागैतिहासिक भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, लिखित इतिहास से पहले का। यानी कि अभी आपको पता है कि लिखित इतिहास है, लेकिन जब लिखित इतिहास नहीं था तो उससे पहले उसको क्या कहा जाता था साथियों? उसको प्रागैतिहासिक कहा जाता था। और जो पुरातत्व से संबंधित होता है उसको पुरातात्विक कहा जाता है। लेकिन इतिहास के जानकार को क्या कहा जाता है साथियों? इतिहासज्ञ कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं रिक्त का साथियों विलोम क्या हो सकता है? आप लोग यहाँ पर बताइए, रिक्त का साथियों यहाँ पर विलोम क्या हो सकता है, बताइए। तो रिक्त का विलोम साथियों पूर्ण हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि मनोरथ किसका पर्यायवाची है? तो मनोरथ की अगर बात करें साथियों ये कामना का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों? ये कामना का पर्यायवाची हो जाएगा। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। पौ बारह होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साथियों खूब लाभ होना। क्या? खूब लाभ होना। जिनका आंसर सी, बिल्कुल करेक्ट है। के दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सोने का समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों सोने का समानार्थी शब्द यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए हिरण्य होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों हिरण्य ही एक तरीके से हो जाएगा। अगर आपसे साथियों रत्नाकर के बारे में पूछा जाए, रत्नाकर का मतलब पता क्या होता है? सागर भी कहते हैं और साथियों समुद्र भी कहा जाता है। सागर भी कहते हैं और साथियों समुद्र भी कहा जाता है। उसके अलावा कलत्र की अगर बात करें, कलत्र किसको कहा जाता है? कलत्र साथियों पत्नी को कहा जाता है। क्या? पत्नी को कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आप साथियों किसका मुझे बताएंगे? तो अगर बात करते हैं साथियों मृग नयनी का आपका क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही। आप लोगों को याद रखना है कि मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो मृग नयनी आपको बता देना है। अगला देखिए करके खूब लड़ी मर्दानी, वो तो अहल्या थी या वो तो झांसी वाली रानी थी या वो तो अनुसुईया थी या रानी पद्मावत थी? तो मैं कहूंगा वो तो झांसी वाली रानी थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिलेक्शन के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने एसएसजीडी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त जो रोजाना आपको रात को 8 बजे देखने को मिलता है। इससे पहले एक बुक की बात कर लेते हैं। एसएसजीडी की आपकी एक नई बुक लॉन्च हुई है मेरे दोस्त, जिसमें न्यू पैटर्न आधार पर 2025 के आधार पर पूरा सिलेबस होगा ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। ठीक है ना? कैसे लेना है वो सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। पहले आप देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको मेरे मित्र मात्र 49 रुपए में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसमें मात्र 49 रुपए में जिस पीडीएफ आप जो बुक लोगे आप 200 रुपए पड़ेगी, वही मात्र आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिए, इस पर मैसेज कर दीजिए, इस बुक की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो
कि मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक अनावश्यक है जितना अध्ययन। मतलब यहाँ पर क्या अनावश्यक आएगा या आवश्यक आएगा या प्रतिबंधित आएगा या शानदार आएगा? तो मैं कहूंगा यहाँ पर आवश्यक आना चाहिए, यानी कि मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना के अध्ययन। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, एक तरीके से बात करें, ये एक रेखांकित शब्द हो जाएंगे। आपको बताने है कि इसकी जगह पर कुछ आएगा गरिमा ऐसे करके आएगा, या ये बिल्कुल सही वाक्य आपको लग रहा है, इस बात का चयन आपको करना है। देखिए अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। क्या गरिमा ऐसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा नहीं। गरिमा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है? नहीं। देखिए ऐसे तो लिखा जाता, देखिए ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा ये तो पूरा वाक्य सही है। तो मैं कहूंगा कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कहा जा रहा है कि संकीर्ण का विलोम क्या होता है। तो संकीर्ण की अगर बात करें, संकीर्ण का विलोम साथियों क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, विस्तीर्ण हो जाएगा। अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करते, ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विस्तीर्ण का विलोम क्या होता है। तो विस्तीर्ण का विलोम साथियों आपको संकीर्ण बताना है। ये दोनों बातें आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल कह रहे कि इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में कि किस भाग में आपको बताना है कि त्रुटि है इस प्रकरण में। ठीक है, उसके साथ उचित न्याय, ठीक है, उचित न्याय किया जाएगा। अब देखिए न्याय तो हमेशा उचित ही होता है, ऐसा थोड़ी ना गलत न्याय अच्छा न्याय ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर उचित शब्द नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाएगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पर है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हवा से बातें करना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना, तेज गति से चलना। तो तेज गति से चलने को ही कहा जाता है साथियों हवा से बातें करना, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब आपको बताना है षष्ठ कैसे लिखा जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों, करके दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रखा हूं। तो देख रखा हूं थोड़ी ना आना चाहिए साथियों, ठीक है, ये आना चाहिए मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये होना चाहिए। या सुन रहा हूं भी नहीं, गुन रहा हूं भी नहीं, खा रहा हूं भी नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा वाक्य आपका पूरा क्या बनेगा, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसके बाद देखिए कह रहे कि जीतने की इच्छा को साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जीतने की इच्छा के लिए साथियों क्या शब्द आ जाएगा, जिज्ञासा शब्द आ जाएगा। और राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए करके संक्षिप्त का विलोम क्या होता है साथियों। तो संक्षिप्त की अगर बात करें, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है। क्या होता है साथियों, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है। अगर लिखित के बारे में आपसे पूछा जाए कि लिखित का विलोम क्या होता है, तो लिखित का विलोम होता है साथियों मौखिक। क्या लिखित का विलोम क्या होता है साथियों, मौखिक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संकुचित का विलोम क्या हो जाएगा, तो संकुचित का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। संकुचित का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। और संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल क्या कहा जा रहा है, करके सही वर्तनी वाले शब्द का आप लोग चयन कीजिए। तो सही वर्तनी कौन से शब्द की लिखी, यानी कि संग्रहित कैसे लिखा जाता है। तो संग्रहित की अगर बात करें, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बैंक का कर्ज चुकाकर वह दयनीय हो गया, वह उर्ण हो गया, वह खाली हो गया, या वह संतुष्ट हो गया। यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा साथियों, शब्द ऑप्शन नंबर बी वाला आपका शब्द यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पूरा वाक्य बनेगा बैंक का कर्ज चुकार वह, ठीक है, चुकाकर वह उर्ण हो गया, ये होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अपमान का साथियों विलोम क्या हो सकता है। तो अपमान का विलोम क्या होगा, स्वाभिमान होगा। ठीक है, देखिए स्वाभिमान का अगर आपसे विलोम पूछा जाए ना, तो स्वाभिमान का विलोम क्या हो जाएगा, हीन भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, हीन भाव हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सत्कार का विलोम क्या होता है साथियों, सत्कार का विलोम क्या होता है, तिरस्कार होता है। क्या होता है साथियों, तिरस्कार होता है। और अभिमान का विलोम एक तरीके से क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट बताइए,
आप लोग कमेंट करके। और अपमान की अगर बात करते हैं, अपमान का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, सम्मान हो जाएगा। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि यमुना का समानार्थी शब्द बता दीजिए। तो यमुना का समानार्थी शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर कृष्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कृष्णा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अलकनंदा। अलकनंदा पता किसे कहा जाता है, ये गंगा का समानार्थी है, ये गंगा का समानार्थी है, ये भागीरथी का समानार्थी है। गंगा का समानार्थी है, भागीरथी का समानार्थी है। इसी को साथियों मंदाकिनी भी कहा जाता है। क्या, इसी को साथियों मंदाकिनी भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा देवनदी की बात करें तो देवनदी देवनदी के पर्यायवाची क्या क्या बन सकते हैं, एक तो बन सकता है सुरसरिता। क्या, एक बन सकता है साथियों सुरसरिता। क्या बन सकता है, सुरसरिता बन सकता है। उसके अलावा साथियों जाह्नवी भी बन सकता है, जाह्नवी बन सकता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों यहाँ से आपके सामने जीके के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इन सभी सवालों को देखिए, ये सभी के सभी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इससे संबंधित जानकारी आपको बताऊं ना वो भी साथियों आपको देखते रहना है। कहने कि अंतिम शुग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर कौन से वंश की स्थापना की। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे बात करी जाए कि अंतिम शुग शासक का नाम क्या था तो साथियों देवभूति था, यानी कि देवभूति की साथियों हत्या की थी। क्या, देवभूति की साथियों उसके मंत्री वासुदेव ने हत्या की थी और बाद में चलकर साथियों कर्ण वंश की से स्थापना की। तो किसने की साथियों, वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी के कारण साइट्रस कैंसर होता है। साइट्रस कैंसर की अगर बात करें ना तो ये कैंसर साथियों पौधों में होता है। क्या, ये कैंसर की बात करें तो पौधों में होता है, जैसे कि नींबू में हो जाएगा। ठीक है, नींबू में हो जाएगा, या अगर बात करते हैं ये अंगूर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अंगूर में हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है साथियों, ये किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरियाज की वजह से होता है, ये जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, जब ये हो जाता है ना किसी पौधे में तो उसकी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फल हैं, ये खराब से होने लगते हैं। तो कुल मिला के निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण, मैं कहूंगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण साइट्रस कैंसर होता है। किसमें होता है, पौधों में होता है, जैसे नींबू हो गया, अंगूर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए साथियों कौन कौन से शब्द सम्मिलित हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए एक संविधान में संशोधन किया गया था जिसका नाम है साथियों 42वां संविधान संशोधन। क्या, आप लोग याद रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, 42वां संविधान संशोधन आप लोग ध्यान रखेंगे। इस संशोधन के, ये संशोधन हुआ कब था, तो ये 1976 में साथियों संशोधन हुआ था। इस संशोधन करते समय साथियों इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवादी शब्द इसमें जोड़ा गया था। उसके अलावा साथियों पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। क्या, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष शब्द हो गया और अखंडता, क्या अखंडता एक शब्द साथियों इसमें जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, तो मैं कहूंगा एक तरीके से अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो साथियों पूंजीवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था, नहीं जोड़ा गया था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन साथियों नीदरलैंड में किया गया। कहां पर किया गया है साथियों, इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है और नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। कहां पर किया गया, नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है। सवाल को देखिए, कह रहे कि हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। तो इन नदियों की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये कहां पर पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहां पर साथियों ये नदियां, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, क्या
कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन, यानी कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को छीन लिया था, यह आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए एक शासक था जिसका नाम था नादिर शाह। क्या इसका नाम क्या था साथियों? इसका नाम था नादिर शाह। इसका कार्यकाल की अगर बात करें 1336 से लेकर 1347 तक साथियों इसका कार्यकाल रहा। और ये कहाँ का शासक था साथियों? ये ईरान का शासक था। ये सब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, ईरान को फारस भी कहा जाता था, तो ये ईरान का सम्राट था, यानी कि ये फारस का सम्राट था। इसका कार्यकाल तो 1736 से स्टार्ट हुआ था। तो इसने किया क्या साथियों? 1739 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। कहां पर साथियों आक्रमण किया? इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। साथियों ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें ये आप लोगों को याद हो रही हैं। अच्छा, उस समय दिल्ली का शासक कौन था साथियों? उस समय दिल्ली की अगर बात करें मोहम्मद शाह था। ठीक, और मोहम्मद शाह को तो आप लोग जानते हैं, ठीक, कि बहुत अच्छे शासकों में उसका नाम नहीं आया है। तो नादिर शाह ने क्या किया साथियों? दिल्ली पर इसका शासन था उस समय, तो इसको हरा दिया, अच्छी बुरी तरह हराया। और एक तरीके से नादिर शाह साथियों यहां से क्या क्या ले गया? यहां से 70 करोड़ रुपए ले गया। क्या क्या ले गया साथियों? 70 करोड़ रुपए की धनराशि ले गया। और जो शाहजहां का बनवाया हुआ जो मयूर सिंहासन था, ठीक है, मयूर सिंहासन को क्या कहा जाता है साथियों? तख्ते ताउस भी कहा जाता है। क्या? तख्ते ताउस भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें, कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके अलावा साथियों कोहिनूर हीरा था, तख्ते ताउस था, जिसको मयूर सिंहासन, ये सब नादिर शाह साथियों ले गया था। कहां ले गया था? फारस ले गया था, यानी कि ये ईरान ले गया था। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं नादिर शाह इस सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए। और जब हम बात करते हैं साथियों नादिर शाह की, एक सवाल और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाएगा? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को साथियों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति, ठीक है, कौन सा नृत्य करती है? पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, चांग जनजाति कहाँ निवास करती है? नागालैंड में करती है। ये कौन सा नृत्य करती है? तो ये चांगलो नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है साथियों? चांगलो नृत्य करती है। ये आप लोग यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है ड्यूटेरियम हो गया, टेट्रियम हो गया, ये टाइटेनियम के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक है, यूरेनियम के समस्थानिक है। साथियों मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, अच्छा यहां पर अगर हम साथियों बात करें, ये दोनों जो है ना ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। उसके अलावा साथियों जो प्रोटियम है ना, प्रोटियम, ये प्रोटियम भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, ये आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लेंगे अगले नंबर का सवाल, कह रहे कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो किस देश ने साथियों? मैं कहूंगा दक्षिण कोरिया की अगर बात करें, दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। और दक्षिण कोरिया का एक प्लान है, क्या प्लान है? कि 2045 तक बहुत अच्छे तरीके से मंगल ग्रह पर जाना चाहता है। कहां पर साथियों? मंगल ग्रह पर जाना चाहता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये उसकी तैयारी साथियों एक तरीके से शुरू कर दी इसने। उसके अलावा दक्षिण कोरिया की आपसे पूछी जाती है कि इसकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम साथियों कासा है। जैसे कि अमेरिका की नासा है, ऐसे ही दक्षिण कोरिया का क्या नाम है साथियों? कासा है। कासा क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये हो जाएगी साथियों कासा। अगले नंबर का सवाल देखिए, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक हैं? यानी कि कुल मिला के आपको ये बताना है कि 2011 की जनगणना जब हुई थी तो किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 से अधिक था? तो अगर मैं बात करता हूँ साथियों यहाँ पर केरल की, केरल में कितना था साथियों? 1084 था। कितना था साथियों? 1084 था। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है और कहा जा रहा है कि 1845 से 1846 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी?
तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी साथियों? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो इसमें से साथियों जहरीला पौधा कौन सा नहीं है, कुल मिला के इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ड्रेसीना पौधे की, तो ड्रेसीना पौधा जो है ना साथियों, ये एक जहरीला पौधा नहीं है। अच्छा, इस आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जो ड्रेसीना पौधा है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको साथियों ड्रैगन ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ड्रैगन ट्री कहा जाता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक पौधा है जिसका नाम है साथियों पार्थेनियम पौधा। क्या इसका नाम है साथियों? पार्थेनियम पौधा इसका नाम है। इसका इस्तेमाल पता कहां पर किया जाता है साथियों? जैसे कि इसका इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशक के रूप में। क्या? कीट और कीटनाशक चीजें जहरीली तो होती हैं, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, खरपतवार नाशक दवाइयों के रूप में किया जाता है, खरपतवार दवाइयों के रूप में साथियों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? चलिए, और इसकी अगर बात करते हैं साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं साथियों कैलोट्रोपिस की, अगर हम बात करते हैं, कुछ दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, औषधीय दवाइयों में साथियों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे, ड्रेसीना यहाँ पर एक जहरीला पौधा नहीं है, बाकी सारे जहरीले पौधे हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये पहली बार साथियों कब प्रदान किया गया था? ये 1965 में साथियों पहली बार प्रदान किया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साथियों, ये कौन कौन सी भाषा में दिया जाता है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में साथियों जितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है, ये उन भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। ये पहली बार साथियों कब दिया गया? तो 22 मई, ठीक है, 22 मई 1961 में साथियों दिया गया। ठीक है ना? मतलब इसकी कुल मिला के स्थापना हुई थी 22 मई 1961 में, तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी। क्या? इसकी स्थापना। लेकिन ये पहली बार साथियों कब दिया गया अगर आपसे पूछा जाए, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। अच्छा, किसको दिया गया था? इनका नाम था, एक शॉर्ट में याद रखेंगे, शंकर जी। वैसे इनका नाम पूर्ण नाम शंकर कुरुप जी है। ठीक है, तो ये मलयाली भाषा के साथ एक तरीके से लेखक थे और इनको दिया गया था। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इनकी किस रचना के लिए दिया गया था ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ओटक कुशल, क्या साथियों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया ओटक कुशल। ओटक कुशल रचना के लिए, जो कि मलयाली भाषा में साथियों लिखित थी, इसके तहत साथियों दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B का संबंध किससे है? लापरवाही से हुई मृत्यु, आत्महत्या करने का प्रयास, आत्महत्या का दुष्प्रेषण या दहेज हत्या? तो दहेज हत्या साथियों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यानी कि जो चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको साथियों यहाँ पर बताना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, क्या मीठे पानी की प्राकृतिक झील साथियों कौन सी है? ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वूलर झील है। कौन सी है साथियों? वूलर झील है। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर अगर चिल्का झील की बात करते हैं तो ये साथियों ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अच्छा यहाँ पर मैं आपको कुछ झील बता देता हूँ, क्योंकि झीलों से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने बताया, एक वूलर झील है यहाँ पर। उसके अलावा साथियों वेरी नाग झील भी है। ठीक है, वेरी नाग झील भी है। वेरीनाग झील कहाँ पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा अगर बात करते हैं शेषनाग झील कहाँ पर है? क्या साथियों? शेषनाग झील कहाँ पर है साथियों? शेषनाग झील भी एक तरीके से जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जिसमें अंत में नाग आ जाए समझ लेना वो जम्मू कश्मीर में ही झील स्थित होगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों नैनीताल झील कहाँ पर स्थित है? बताइए जरा, नैनीताल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। उसके अलावा एक तरीके से बात करें, सातताल झील कहाँ पर स्थित है? क्या सातताल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी साथियों उत्तराखंड में ही स्थित है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए अब अगले नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? बताइए। चलिए
देखिए खिलजी राजवंश की जब हम इस बात करते हैं तो खिलजी राजवंश से पहले साथियों कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। कौन सा वंश था साथियों? गुलाम वंश था। ये आपको मालूम होना चाहिए। जब गुलाम वंश खत्म हुआ लगभग 1290 में साथियों ये इसकी समाप्ति हुई, और ठीक है इसकी समाप्ति हुई, और उसके बाद खिलजी वंश आपका साथियों जो शुरू हुआ एक तरीके से, उसके बाद ही साथियों स्थापना की गई खिलजी वंश की। और खिलजी वंश की अगर बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी साथियों? फिरोज खिलजी के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जिक्र किसका है? खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। इसमें से कौन सा स्मारक? तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो अलाई दरवाजा है ना साथियों, अलाई दरवाजा खिलजी राजवंश के द्वारा ही बनवाया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। अलाई दरवाजा कहाँ पर है? अच्छा, एक बात मैं आपको साथियों बता देता हूं कि जो दिल्ली में एक तरीके से, क्या दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में साथियों आपने भी देखा होगा, दिल्ली में एक जगह है मेहरौली। दिल्ली में एक जगह है साथियों जिसका नाम है मेहरौली। दिल्ली के मेहरौली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। तो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है ना, यही अलाई दरवाजा है। और इसका निर्माण एक तरीके से किसने किया था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों इसका निर्माण किया था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साथियों कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम मुगल सम्राट थे? तो किसकी बात चल रही है साथियों? चंद्रगुप्त प्रथम की बात चल रही है, ठीक है ना। इन्होंने ही साथियों महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए कह रहे कि महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो ये महानवमी डिब्बा ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ये कहाँ पर है साथियों? ये कर्नाटक में है। और अगर बात करें विजयनगर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस डिब्बे का ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? तो विजयनगर से साथियों इसका विजयनगर साम्राज्य इसका जो है ना वो साथियों जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए विजयनगर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदेव, ठीक है, जिनका नाम क्या था साथियों? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने क्या किया? उदयगिरी पर जा साथियों जो हमला किया था, और उदयगिरी पर इनको जो जीत हासिल हुई थी साथियों, उसके बाद ही इन्होंने एक तरीके से क्या किया था? महानवमी डिब्बे का निर्माण करवाया था। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया जो खराज कर है ये किसान की उपज के 10% हिस्से के बराबर है, ठीक है ना, या 50% या 25 या साथियों 20? तो मैं कहूंगा 50% यहाँ पर आ जाएगा। 50% एक बहुत बड़ा कर हुआ, खराज कर जो था। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने एसएसजीडी का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त जो रोजाना आपको रात को 8 बजे देखने को मिलता है। इससे पहले एक बुक की बात कर लेते हैं। एसएसजीडी की आपकी एक नई बुक लॉन्च हुई है मेरे दोस्त, जिसमें न्यू पैटर्न आधार पर 2025 के आधार पर पूरा सिलेबस होगा ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, ठीक है ना। कैसे लेना है वो सारी चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। पहले आप देखिए मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको मेरे मित्र मात्र 49 रुपए में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसमें मात्र 49 रुपए में जिस पीडीएफ आप जो बुक लोगे आप 200 रुपए पड़ेगी, वही मात्र आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इस पे मैसेज कर दीजिए, इस बुक की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए अब आप लोग। तो यहाँ से साथियों आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस को चेक करिएगा और देखिएगा कि आपका स्कोर साथियों कितना रहता है। तो साथियों नंबर सीरीज का सबसे पहला सवाल है, कह रहे 9 है, उसके बाद 28 आ गया है, उसके बाद साथियों 65 आ गया और फिर 126 है। आपको बताने कि अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा और उसके बाद 344 ही होना चाहिए। तो इस सवाल को साथियों आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ से 9 से 28 हुआ है, 28 से 65 हुआ है, तो कैसे साथियों ये हुआ है ये आपको बताना। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, देखिए 9 28 अगर हम इसको 27 मान ले और इसको 8 मान ले तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। इसको अगर हम साथियों 27 मान ले तो ये 3 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। और ये 4 का क्यूब हो जाएगा बिल्कुल, और ये साथियों 5 का क्यूब हो जाएगा। यानी कि 2 के क्यूब में 1 बड़ा है 9 हो गया,
3 के क्यूब 27 होता है, 1 बड़ा 28 हो गया। 4 का क्यूब 64 होता है, 1 बड़ा 65 हो गया। 5 का क्यूब 125 होता है, 1 बढ़ाया 126 हो गया। और 6 का क्यूब होता है साथियों 216, 1 बढ़ाएंगे 217 हो जाएगा, यानी कि 217 आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 217, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि धीरज ने संदीप से कहा, संदीप कह रहा है कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। संदीप क्या कह रहा है साथियों, ठीक है, संदीप से, अच्छा संदीप से कहा है, धीरज ने कहा है, ठीक है। धीरज क्या कह रहा है साथियों, धीरज कह रहा है, कह रहे क्या, मेरी माँ यानी कि धीरज की माँ जो है ना, तुम्हारी माँ यानी कि, ठीक है, संदीप की माँ, क्या साथियों, संदीप की माँ। एक सेकेंड, धीरज कह रहे हैं जो मेरी माँ है ना साथियों, वो तुम्हारी माँ, ठीक है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित होगी, तो धीरज की माँ साथियों संदीप से कैसे संबंधित होगी, एक तरीके से बहन ही तो होगी, ठीक है। धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित होगी, बहन, ये दोनों आपस में बहन भाई ही तो हो जाएंगे। तो कुल मिला के बहन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में साथियों आपसे कहा जा रहा है कि एक खास कोड भाषा में KNOW को 161415 लिखा जाता है, तो HIRE को साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों K को 16 लिख दिया गया है, ठीक है, और N को 14 लिख दिया गया। अच्छा, N तो 14 पर ही आता है, बिल्कुल सही लिखा है। O 15 पर आता है, 15 भी सही लिखा है। और W तो साथियों 23 पर आता है ना, W 23 पर आता है साथियों, तो ये 4 क्यों लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं साथियों। देखिए K की अगर बात करते हैं, अगर 16 की बात करें तो 16 P पर आता है, लेकिन K का विपरीत लेटर जो है ना वो P है। जैसे A का विपरीत लेटर Z है, B का साथियों Y है, उसी प्रकार K का विपरीत क्या है साथियों, K का विपरीत P है। और W की अगर बात करें, W का विपरीत क्या है साथियों, D है, तो ये 4 नंबर पर D ही तो आता है। तो कुल मिला के ये वाला तो सेम रहेगा। H का विपरीत क्या होता है साथियों, S होता है, और एक तरीके से S किस पर आता है, तो 19 पर आता है। 19 एक यहाँ है, एक यहाँ है। I जैसा वैसे ही आ जाएगा, यानी कि I 9 पर आता है तो 9 आ जाएगा, R 18 पर आता है तो 18 आ जाएगा। E का विपरीत साथियों क्या होता है, V होता है, और V किस पर आता है, 22 नंबर पर आता है तो 22 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि 1991 822 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, तो रक्त का संबंध साथियों किससे होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, रक्त का संबंध साथियों किससे होगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर देखकर मुझे बता दीजिए। साथियों जिन्होंने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग यहाँ पर साथियों लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से साथियों रक्त का रंग कैसा होता है साथियों, लाल होता है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कहा जा रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, देख लीजिए। अब आपको बताने ये दर्पण में साथियों कैसा दिखेगा। देखिए जैसा क्यू है ये मैंने ऐसा बना दिया, ई की अगर बात करें ऐसा कुछ दिखेगा, जेड की बात करें कुछ ऐसा दिखेगा, आर जैसा वैसा दिखेगा, आर की अगर बात करें आर ऐसा दिखेगा, जी की अगर बात करें तो जी कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है साथियों, क्यू ई जेड आर आर, ये तो साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आई है, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 9 आ जाना चाहिए क्या, 10 के बाद 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 14। अगर ये यहाँ तक होते नंबर 2 से लेकर 10 तक तो हम कह सकते थे कि भाई यहाँ पर 9 आ जाएगी। लेकिन ये 10 के बाद 13 हो गया और फिर उसके बाद 12 हो गया, फिर 17, फिर 14, तो इसलिए साथियों हमें थोड़ा दिक्कत लग रही है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद 9 ना आए, ये भी हो सकता है। तो अगर आप देखिए साथियों ऐसे करेंगे, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, 12 से 14 हो गया, यानी कि 2 2 2 का गैप है।
उसके बाद 3 से साथियों 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से क्या होगा, और उसके बाद साथियों 13 हुआ है, और उसके बाद साथियों 17 हुआ है। तो मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है ये अभाज्य संख्याओं का है, यानी कि जो ऊपर वाले हैं नंबर वो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं में 2 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आ जाता है, और 11 के बाद 13, फिर 17। तो मैं कहूंगा यहाँ पर साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। अब यहाँ पर साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। कहने के एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर 5% लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य साथियों क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बता देना है। चलिए भाई, तो इसमें क्या है साथियों, इसमें कुछ नहीं, एक दुकानदार 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है और फिर 5% का लाभ प्राप्त करता है यदि क्रय मूल्य 340 है। तो अगर साथियों क्रय मूल्य 340 यानी कि किसी वस्तु को आपने 340 रुपए में खरीदा है और उस पर लाभ कितना होता है साथियों, 5% का लाभ होता है, यानी कि आप इसको 105% में बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर साथियों कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको विक्रय मूल्य मालूम पड़ जाएगा। विक्रय मूल्य मालूम पड़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से कट करें तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों 17 आ जाएगा। 5 से कट करें, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो 17 और 21 की साथियों आपको गुणा करा लेना है, ठीक है। 17 1 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 दूना 34 आ जाएगा, 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया साथियों, 357 रुपए आ गया, ठीक है। अब की अगर बात करें, अब साथियों यहाँ पर 15% की छूट भी दी गई है। तो अगर साथियों हम 15% की छूट दे दें, क्या 15% की साथियों अगर हम इस पर छूट दे दें तो कैसे क्या हो पाएगा, 15% की छूट दी जाती है, यानी कि जब ये बेची जा रही है ना साथियों तो 15% की छूट दी गई है, यानी कि 85% में ये बेची गई। जो 357 रुपए में बेची गई ना, ये 85% बेचेगी क्योंकि 15% की छूट दी गई है। तो अंकित मूल्य साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, 357 बटे यहाँ पर 85 आ जाएगा। अंकित मूल्य 100% मान लेते हैं, तो 100 से गुणा करा दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, ये कैसे हो सकता है। 5 से अगर कट करेंगे साथियों तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक, ये बात क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें और इसको साथियों अगर हम लोग कट करने पर आए, यहाँ पर तो साथियों दिक्कत हो गई, ये 357 की जगह 375 साथियों मैंने लिख दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से साथियों लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करें 357 यानी कि ये 85% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू आपको बताना है, तो 357 बटे साथियों 85 आ जाएगा, गुणा साथियों यहाँ पर 100 से हो जाएगी। इसको 17 से कट कीजिए, 17 पंजे 85 हो गया, 17 दूना 34 हो गया, 1 जाएगा 17 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो गया, और ये गुणा साथियों ये वाला 100 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे साथियों 20 आ जाएगा, यानी कि 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा, तो 20 गुणा 21 की अगर बात करते हैं साथियों 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0 लगे, यानी कि 420 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना रहेगा साथियों, 420 रुपए रहेगा। तो 420 रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के कविता ने 2500 में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। इन रुपए से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ हुआ या कुल हानि हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है। घड़ी का क्रय मूल्य साथियों कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य यहाँ पर 2500 रुपए है। उसने साथियों क्या किया, 12% की हानि पर बेचा, तो जाहिर सी बात है उसने 88% पर बेचा होगा। इन रुपए से उसने एक पंखा खरीदा, यानी कि ये जो अब रुपए आएंगे इनसे एक उसने पंखा खरीदा और उसको 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि इसको उसने 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 115% पर उसको बेचा, ठीक है। तो अब हमें ये निकाल कर बताइए कि अब ये इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, यानी कि उसने एक पंखा, ठीक है, मतलब अब अंत में आपको बताने कितने रुपए ये आखिर बन जाएंगे,
ठीक है, तो कितने रुपए में आखिर उसने बेचा, विक्रय मूल्य अब उसका क्या रहा। तो इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 से 7 तो यहाँ पर कट हुआ तो 4 आ जाएगा, ये कट होगा तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब 115 की गुणा आपको 22 से करा लेना है। तो 2 पंजे 7 10 हो गया, 2 एकम 2, 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यही 230 यहाँ पर आ जाएगा। 0 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया। यानी कि कहने का साथियों मतलब ये है कि 2500 रुपए की वस्तु उसने खरीदी थी घड़ी, इसमें 12% की हानि पर बेचा तो इसने 88% में बेचा, फिर 15% के लाभ पर कुछ और बेचा तो इतने पर बेचा। तो वो साथियों कितने रुपए की जाकर बिकी, 2530 रुपए की जाकर वो बिकी। अब कह रहे हैं साथियों इस पूरे लेन देन में उसे लाभ हुआ या हानि हुई। उसने घड़ी को 2500 में खरीदा था और फिर उसने 2530 रुपए में साथियों को वो चीज बेची है। तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 30 का प्रॉफिट हुआ। इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कीजिए। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्रय मूल्य आता है हमेशा, तो क्रय मूल्य कितना है साथियों 2500, 2500 ये आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसको साथियों कट कर लीजिए बस, 5 छंग 30, 5 पंजे 25 हो जाएगा। और अगर कट करें साथियों 5 एकम 5, 5 एकम 5 पॉइंट लगाएंगे, एक बचा इसमें 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 1.2% का लाभ होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एक दुकानदार 1500 में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है और उसे 40% लाभ पर बेचता है। बेचने के लिए 125 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इस सवाल को साथियों आसान तरीके से अगर मैं लगाऊं तो मैं कैसे लगा सकता हूं, देखिए कह रहे कि एक दुकानदार 1500 रुपए में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है, उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी होगी। तो 40% के लाभ के लिए 35 दर्जन पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो साथियों कितना होगा 1500। ठीक है, 40% के लाभ से तो 140% पर बेची गई। तो इनको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 15 की गुणा जरा 14 से कराइए, 15 की गुणा 14 से कराइए साथियों, 5 चौक आपका 20 हो गया, 5 एकम 5 और 2 आपका 7 हो गया। ठीक है, 14 आ गया, 0 और आपका 11 और आपका 2 यानी कि 2100 यहाँ पर आ गया। यानी कि अगर 1500 रुपए के किराए मूल्य वाला है, इसको 40% के लाभ पर बेचेंगे तो वो चीज 2100 रुपए की हो जाएगी। कितने रुपए की, 2100 रुपए की हो जाएगी। कहने का मतलब है 2100 रुपए में जो पेंसिलों की संख्या है, क्या 2100 रुपए में पेंसिलों की संख्या जो है, 2100 रुपए में सातों पेंसिलों की संख्या कितनी है, 35 दर्जन है। 35 दर्जन है यानी कि एक दर्जन में 12 पेंसिल होती है, टोटल पेंसिल हो गई, बिल्कुल हो गई। तो अगर मैं कहूं साथियों 2100 रुपए में पेंसिलों की संख्या इतनी है, ठीक है ना, तो 1 रुपए में अगर मैं आपसे कहूं 1 रुपए में पेंसिलों की संख्या कितनी होगी, 1 रुपए में पेंसिलों की संख्या साथियों कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी 35 गुणा 12 बटे ये 2100 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये 1 रुपए में पेंसिलों की संख्या इतनी हो गई, यानी कि 125 रुपए में पेंसिलों की संख्या कितनी होगी। जब 1 रुपए में इतनी है तो इसकी भी गुणा 125 से करो और इसकी भी गुणा 125 से करा दो, यानी कि 125 रुपए में पेंसिलों की संख्या इतनी होगी। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 7 से कट करे 7 पंजे 35 हो गया, 7 या 21 हो गया, ये कट हो गया। 5 से और कट करे साथियों 5 छंग आपका 30 हो गया, 0 आ गया। 12 से कट करे 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 से कट करे 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 125 में 25 पेंसिल बेचनी चाहिए, तो 25 आपका साथियों जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया।